हम सोचते हैं, अमल नहीं करते, हम तो कहेंगे कि आजकल सोचने की भी प्रक्रिया बंद हो गई है, केवल अमल और अमल ही हो रहा है, हैं? और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अर्थशास्त्र को जब तक हम समझेंगे नहीं, उसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, और तो आम जनता तो समझ ही नहीं पाती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो सीधी-सीधी बात समझ में आती है कि भुगतान संतुलन के आपकी क्या स्थिति है। आप जो उत्पादन कर रहे हैं और जो आप उपभोग कर रहे हैं, उनके बीच में तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। आप जो चीज़ें बाहर भेज रहे हैं या जो चीज़ें बाहर से आप मँगा रहे हैं, उनके बीच तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। उसका उसका समानुपात कि उसकी स्थिति क्या है, कैसे है। और जिस चीज़ से परेशान आज अमेरिका है और ट्रम्प साहब हैं, उनकी तो अर्थव्यवस्था लुटिया-लुंड हो चुकी है और वो अपने सारा घाटा पूरा कर लेना चाहते हैं इस टैरिफ को लगा करके, टैरिफ को अपना करके। और उसमें भी कुछ देश उसके पीछे एकदम पड़े हुए हैं कि अपने यहाँ का उनकी पिटाई पर पिटाई हो रही है और यहाँ अपने यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हमारे देश की अर्थव्यवस्था। और हमारे यहाँ तो उत्पादन की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। इसी श्रम शक्ति को, श्रम बाजार को लेकर के चीन आज दुनिया का सिरताज बना हुआ है। और आज चीन ने भी जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कर दिया, अब वहां समस्या है कि वहां पर भी वो श्रम शक्ति उस तरीके से उनको नहीं मिल पा रही है। और वो अगाध पूंजी भारत के पास है, लेकिन भारत उसका उपयोग कर रहा है 5 किलो राशन देकर के। तो हम चलेंगे अरुण गोयल जी के पास। अरुण गोयल जी, इस पर आपकी टिप्पणी कि ये जो अभी आई है इसकी। मैं एक बात तो बस कहना चाहता हूँ तिवारी जी, अमेरिका जो है एक डिस्परेशन में है और उस डिस्परेशन में जो है सारे गलत निर्णय लेता जा रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण गोयल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट के आंकड़े को और अपने आप जो है वो आप तो स्टेट फोर्सेस के की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमी यहाँ का हमारा साइज इतना बड़ा हो गया है और प्रशासनिक व्यवस्था अभी इसके अनुपात में बहुत छोटी रह गई है और हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो हो गया है और अब सरकार के जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो और दूसरी तरफ जो है आपके मार्केट फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो इसलिए आप इसको, सरकार का तो खैर दोष है ही, वो कई कारण है, पर सरकार में न तो वो मोटिवेशन है और न उनके पास साधन है, न उनके पास इच्छा है कि वो जो है वो एक्शन मोड में आए। थोड़ा बहुत जब चुनाव आते हैं तो कुछ इधर उधर की घोषणाएं हो जाती हैं, पर सिर्फ खर्चा करती हैं, पर उस खर्चे का क्या रिजल्ट आता है ये कोई इवेल्युएट नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो आपका सीएजी है या प्रेस है या जुडिशरी है, वो सपोज टू बी अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, वो चेक भी बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है आपको मेरे हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस की तरफ देख के आपको निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि डिमांड और सप्लाई है। तो अब इकोनॉमी की ग्रोथ तो हो रही है, चाहे आप कितना भी बोलिए, पर इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है और हमारी इकोनॉमी जो है वो 6, 6.5, 7% की रेट पे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है और डिमांड फॉर लेबर आ रही है। एग्रीकल्चर में भी जो है वो डिमांड फॉर लेबर है, इंडस्ट्री में डिमांड फॉर लेबर है, सर्विसेज में डिमांड फॉर लेबर है, मिडिल क्लास आपकी ग्रो कर रही है, अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो लेबर की डिमांड बहुत हाई है। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या में दो पहलू हैं। आप प्रोफेसर सरकार ने बहुत अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं जो उनके सामने और आपके सामने दो पहलू सामने रखना चाहता हूँ। पहला पहलू ये है कि सरकार ऑन इट्स ओन ने जो पे कमीशन के द्वारा और अलग अलग बैंकिंग कमीशन और इन सब के द्वारा जो है वो वेज स्ट्रक्चर इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि आज कोई भी लड़का या लड़की जो है वो सरकार में काम करने के लिए उत्सुक है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना चाहता है, अपने आप एंटरप्रेन्योर बन के और धक्के खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। नतीजा क्या है कि आईएएस के लिए 12-13 लाख बच्चे जो है वो एग्ज़ाम लिखते हैं। उसमें कितनों का आना है? मुश्किल से 1-1,500, 2,000 को आना है, वो भी 50% से ज़्यादा
कोटा वाले ले जाएंगे, तो कोई चांस नहीं है। फिर भी लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल तक लगे रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो इसका कारण एक ये है कि आपने सरकारी नौकरियों में तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी हैं, तो उसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाह है और सरकारी में जो तनख्वाह है, जो फैसिलिटीज हैं, इसमें गैप बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस गैप को जो है वो सरकार देख नहीं रही है, क्योंकि जो पे कमीशन वाले हैं वो भी सरकारी लोग ही हैं। तो इस गैप को हटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास इतना दम नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर का मुकाबला कर सके। आज एक जॉइंट सेक्रेटरी को 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में कितना मिलता है? एक 30,000, 40,000, 50,000, उससे ज्यादा वो दे नहीं पाता है। मल्टीनेशनल को छोड़ दीजिए या बड़ी कंपनियों को छोड़ दीजिए, वो भी इतना नहीं दे पाते हैं। एक तो ये समस्या है कि जो वेज पॉलिसी आपकी जो है ना, इसमें बहुत सीवियर मिसमैच है। दूसरा ये है कि आपका जो सिस्टम जो है, जो कि छोटे को आपका जो लेबर स्ट्रक्चर जो है, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। आज एक टीचर है तो टीचर को बहुत क्वालिफाइड होना पड़ता है। स्टूडेंट बहुत डिमांड करते हैं, दे हैव टू बी लिटरेट इन कंप्यूटर, दे हैव टू बी लिटरेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे हैव टू बी वेरी मच अप टू डेट। और बीएड ये वगैरह जो हैं, ये क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन आ गया है, नए नए तरह के फर्टिलाइजर्स आ गए हैं। ऑर्डिनरी मजदूर है, इसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है। ऐसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों में रिपेयर का बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि गाड़ियां सब इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए मिस्त्री नहीं मिलता है। यही समस्या हर जगह है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में आप देखिए, मैं ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा म्यूजिक आता है विदाउट एडवर्टाइजमेंट। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो का एडवर्टाइजमेंट आया, उन्होंने 1 महीने का समय दिया है कि किसी को भी अनाउंसर बनना है ऑल इंडिया रेडियो में, तो अनाउंसर बनने के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप आकाशवाणी भवन में कोई कमरा इन्होंने नियुक्त किया है, कह रहे हैं आप 10 से 4 के बीच में कोई भी आ जाइए, 1 महीने तक आ जाइए, क्योंकि अच्छे उद्घोषक नहीं मिलते जो कि ट्रेंड हो। तो हर जगह आपका फील्ड में जो है बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिर्फ वी आर जस्ट एक तरह से उल्टी कर रहे हैं ग्रेजुएट्स की। उनको कुछ नहीं आता है, कुछ उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आपका तरह तरह के जो नए प्रोग्राम्स आए हैं, पाइथन आया है, डेटाबेसेस आए हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो मार्केट मैकेनिज्म है, डिमांड सप्लाई जो है, वो पहले भी सरकार नहीं थी, अंग्रेजों के टाइम में भी सरकार नहीं थी, फिर भी लेकिन इतनी डिमांड नहीं थी जॉब मार्केट में जितनी इस समय है। तो अब जो है वो पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। और अब जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ के सामने सिर्फ एक ही चीज है कि अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च करे, किसी ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन करे, 2-2, 3-3, 4 साल तक लाखों रुपया खर्च करे, और उसके बाद जो है फिर अनएम्प्लॉयमेंट करे, या फिर इंजीनियर ट्रेंड है, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है, टॉपर है, और वो कहीं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कहीं एलडीसी की नौकरी करके कहीं गांव में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी क्लर्क पर। ये सिचुएशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट लाइक पीएमआई, दे आर रूलिंग द कंट्री, और यही हालत आपके इकोनॉमिक सर्विस की है, सरकार की है। लेकिन कोई लेबर मार्केट में आके और एक्चुअली जो डिमांड सप्लाई में जो मिसमैच है, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम थोड़ा रियलिस्टिक बने, बजाय इसके कि एक जो बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है, उसको हम गालियां दे रहे हैं। अब ये मंत्री भी क्या है, मंत्रियों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, गुंडे मंत्री बन जाते हैं, और वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट का इंचार्ज बना देते हैं, को पता ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और यही हालत ब्यूरोक्रेट्स की है कि ब्यूरोक्रेट्स को, जो मंत्री इंटरेस्टेड नहीं है, तो ब्यूरोक्रेट्स अपनी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है वो अब जमाना बदल चुका है। सरकार से हमें ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेट अस हैव अ रियलिस्टिक वेज पॉलिसी एंड लेट अस हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो ये मेरा कहना था। बाकी आप लोग ज्यादा विद्वान हैं बहुत इस बहुत मामले में। धन्यवाद जी अरुण जी। आपने विस्तार से एक पक्ष रखा, और वो पक्ष रखा कारपोरेट का पक्ष रखा,
प्राइवेटाइजेशन का पक्ष रखा, ये सब कुछ तो सरकार पर निर्भर करता है। सरकार हमारी क्या चाहती है? सरकार से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट लोगों का है। प्राइवेट लोग अपनी लाभ के लिए सरकारी संपत्तियों का उपयोग करते हैं। आपने अभी देखा बीएसएनएल की लाश पर खड़ा होकर के जियो और ये जितने संस्थाएं हैं इन लोगों ने ग्रो अप किया, और अब आज की तारीख में जियो का भी, एयरटेल का भी, सबका नेटवर्क गायब हो रहा है, और केवल इसलिए कि अब इनको स्टारलिंक को प्रमोट करना है और पूरे देश को स्टारलिंक के हवाले कर देना है। तो ये तो नहीं है। और देश में बहुत सारे हमारे यूथ हैं, हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। सवाल है कि आप उनका उपयोग कैसे करें, क्या, और यही काम है सरकार का। यह और उसको प्रमोट करने के लिए ये सारी सरकारी संस्थाएं बेकार है, इनको हटा देना चाहिए। तो फिर सरकार को भी हटा दीजिए, दे दीजिए प्राइवेट हाथों में। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत जिस तरीके से ट्रम्प को लीड कर रहा है मस्क वहां पर, और यहाँ अडानी अंबानी लीड कर रहे हैं, आप उसी को दे दीजिए। क्यों सरकार की आवश्यकता है? खैर, अब हम इसके ऊपर और आगे चलते हैं। हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है गांधीवादी समाज में नई सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी। आपका भी स्वागत है जागृति जी। हम चलते हैं जितेंद्र सिंह सोनी जी के पास। अपने जितेंद्र सिंह सोनी जी, हमारे देश में, दुनिया में सबसे बड़ा अगर श्रम बाजार आज की तारीख में है तो शायद हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर श्रम बाजार दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है, और दुनिया के पूंजीपति, दुनिया के उद्योगपति, दुनिया के कारपोरेट लोग भारत के बच्चों को सस्ते मूल्यों पर इनका भयंकर शोषण और दोहन हो रहा है। और जबकि हमारी सरकार, हमारा आंकड़ा है कि हमारे पास रोजगार देने के लिए नहीं है। आप तो बस खाली आप 5 किलो राशन लीजिए और आप इस पर चिंता रहिए। सोनी जी। धन्यवाद तिवारी जी। ये बात सच है कि भारत का श्रम बाजार जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन ये बाजार सिकुड़ रहा है, ये भी सत्य है। आपको हम एक अभी आंकड़े बताते हैं। हिंदुस्तान के जो आईआईटी है, इनका जो प्लेसमेंट है वो 15% से लेकर 3% तक गिर गया। 3% सबसे ज्यादा कम जो हुआ वो आईआईटी खड़गपुर, और दिल्ली, बॉम्बे सबके जो स्टूडेंट्स निकले उनका प्लेसमेंट लगातार घटते जा रहा है। अब यदि आप बोलेंगे कि हमारे देश के आईआईटीएन भी निकम्मे हैं, तो फिर हमें कुछ कहने के लिए नहीं। दूसरी बात, गोयल साहब की बात को मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं, आज जो हमारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, ये जिस तरीके से मोटर वगैरह जो आ रही हैं, इन्होंने हमारे यहाँ जो मिस्त्री के काम थे वो सब खत्म कर दिए। जो हमारे मोहल्लों में मिस्त्री होते थे, अब आप गाड़ी लेते हैं, इतनी हाईटेक है कि आपको सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है। तो उसके चलते सैकड़ों जो मिस्त्री काम करते थे वो सब बेकार होते जा रहे हैं। ये सारे सेक्टर में हो रहा है। अब ये जो रोजगार और जो कौशल की जो बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि आपकी मंशा क्या है। आप क्या रोजगार को साथ में लेना चाहते हैं, या सिर्फ आप अपना मुनाफा ही देखना चाहते हैं? आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक सेक्टर। दोनों को आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान जो हमारे देश के उद्योग, छोटे छोटे कारखाने बनाते थे, आज वह आप चाइना से डायरेक्ट आप इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग कैसे बढ़ेगा? वहां पर आप सरकार बोल रहे हैं कि हम बैंक से लोन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, जो लघु उद्योग चलाता है, वो ब्याज पर ऋण तभी लेगा जब उसको मार्केट में डिमांड होगी। वो देख रहा है कि मेरे से सस्ता माल तो चीन वाले का है, चाहे मोबाइल ले लीजिए, कोई भी सामान ले लीजिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हमारा कैसे पनपेगा? और जब मैन्युफैक्चरिंग उद्योग नहीं पनपेगा तो रोजगार कैसे बनेगा? सरकार की पॉलिसी है जो सबसे ज्यादा रोजगार देते थे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सरकार ने एनपीए लाया है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। ये कोई नया उद्योग नहीं खोल रहे हैं। ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे, जो रोजगार देते थे, उनको मॉनिटाइज करना, यानी
उसको मौद्रीकरण में बदल देना और पूरी संपत्तियों को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नए नए तरीके से बदल कर बेच कर जो है आप उसकी क्षमता को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा? चाहे वो कोल माइंस होए, चाहे स्टील होए, सबका, या एनटीपीसी होए, आप उसमें लगातार जो है प्राइवेट ऑपरेटर को दे रहे हैं। और हमारा कहना है कि आप यदि कंपटीशन भी करवाना चाहते हैं तो स्वस्थ कंपटीशन कराइए ना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी प्राइवेट उद्योग है, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत तय करता है, लेकिन कोल माइंस, हमारा कोल इंडिया अपने कोयले की कीमत तय नहीं कर सकता। हमारा कोयला जो धनबाद में BCCL में निकलता है वो मार्केट में 23,000 रुपए, 24,000 टन बिकना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कैप लगाया है कि 3,000 टन से ज्यादा बेच नहीं सकते आप। तो कैसे मुनाफा होगा? वहीं पर प्राइवेट जो कोयला पैदा करेगा वो अपने रेट पर मार्केट में बेचेगा, और हमारे ऊपर राष्ट्रीय जिम्मेदारी के नाम पर सार्वजनिक उद्योग को कल्याणकारी काम करना है, इसके नाम पर हमारे को आप मार्केट में फ्री नहीं छोड़ते हैं। आप कोल इंडिया को मार्केट में फ्री छोड़िए ना, कोई प्राइवेट ऑपरेटर जो है उसके सामने टिक नहीं सकता है, ये चैलेंज है। लेकिन आप गवर्नमेंट वहां पर अंकुश लगा देती है, आप कोयले का रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, बिजली बढ़ेगा। अरे जब हम कोयला पैदा करते हैं तो हम रेट तय करेंगे, इससे हमको बिजली से क्या मतलब, हमको आपके बिजली से क्या मतलब। तो इसी तरीके से प्राइवेट वाला तो चिंता नहीं करता है, एयरटेल या जियो चिंता नहीं करता है कि पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे को कोल इंडिया को पब्लिक सेक्टर के ऊपर आप पाबंदियां लगा देते हैं, जिससे पब्लिक सेक्टर को जो आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं होता। आपको हम पिछले 2 साल के आंकड़े देते हैं, कोल इंडिया में 1,50,000 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट हुआ था, कैश प्रॉफिट हुआ था, जिसको कि सरकार ने बाई बैक शेयर के माध्यम से, यानी कि जो शेयर गवर्नमेंट के पास थे कोल इंडिया का, उसको खरीदवाया और वो पैसा वहां ले लिया केंद्र सरकार ने। फिर उसके बाद आपने हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पे लिया और अलग अलग सेस लगा के लिया। हमारा कहना, हमारे पर तो पूरे राष्ट्र की चिंता है, लेकिन प्राइवेट वाले को तो आप फ्री कर देते हैं, तो स्वस्थ प्रतियोगिता कहाँ है? दूसरी बात जो कहते हैं कि हमारा यूथ जो है उसको स्किल नहीं है। सरकार की जितनी कौशल विकास योजनाएं हैं आप वहां जाके देखिए, उससे बड़ा फर्जीवाड़ा कोई नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा है। वहां कोई कौशल इसका नहीं होता है, सिर्फ राजनीतिक जो उनके समर्थक लोग हैं उनको फंडिंग करने का एक तरीका है, उससे कोई कौशल विकास नहीं होता है। हम कहते हैं, यदि मान लीजिए एक मारुति कंपनी है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबको बोला कि आपको अप्रेंटिस रखना है, पब्लिक सेक्टर में भी बोला अप्रेंटिस रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस अप्रेंटिस को जब आप ट्रेंड कर लेते हैं तो आप उसको कंपनी में नहीं रखते। आप क्या करते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग दिया, उसके बाद हटा दिया, फिर नया अप्रेंटिस ले लिया, वो मार्केट में 1 साल के लिए आता है, उसके बाद उस कंपनी में उसको कोई जगह नहीं है। तो ये जो पॉलिसी का जो लैकुना है, आप जहां ट्रेनिंग देते हैं ट्रेन पर्सन को उसी कंपनी में रखिए ना आप। तो ये एक सोच नहीं है आप, बल्कि क्या होता है, अप्रेंटिस आता है उससे मजदूर की तरह काम लेते हैं, तो सस्ता मजदूर मिल जाता है आपको। 1 साल काम कराया, फिर हटा दिया, फिर नए लोगों को ले आया। तो हमारी जो मंशा है, हमारी जो योजनाएं हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। और आज आपको बताएं, ये बड़ी दुखद परिस्थिति है कि नौजवान जो है उसने अप्लाई करना बंद कर दिया है, वो निराश हो चुका है, वो रोजगार के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। उसको मालूम है कि 10 पोस्ट निकलनी है और 1 लाख एप्लीकेशन जाएगी, तो कहां पर उसको रोजगार मिलेगा। तो एक निराशा का वातावरण आ रहा है, तो ये हम सब के लिए चिंताजनक होना चाहिए। हमारा नौजवान यदि निकम्मा है, यदि आप कहते हैं वो अकुशल है, और वही नौजवान जब जाता है अमेरिका में तो उसको कैसे हाथों हाथ ले लेते हैं, कैसे उसमें ज्ञान वृद्धि हो जाती है। ये आपकी प्लानिंग और नियत का सवाल है, आप क्या चाहते हैं। अभी एक राहुल गांधी ने एक बहुत सुंदर
लेक्चर दिया था पार्लियामेंट के अंदर, जो कोट करने लायक है। उन्होंने बोला कि आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 10 महीने में तैयार करेंगे। अरे बोला, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटाज ही नहीं है आपके पास। आपके कंज्यूमर के जितने डाटाज है वो अमेरिका के पास है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे अभी ये ग्रॉक आ गया, सारे हमारे कंज्यूमर डाटा जो है अमेरिका के पास है। और जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल डाटा है ये आप पूरा चाइना लेके बैठा है। आप काहे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे? तो ये हमारा लैकुना है। हमको इन सब चीजों पे गंभीरता से विचार करके, और एक जब तक अभी आप देखिए टैरिफ में जो हमें ट्रंप ने 26% टैरिफ बढ़ा दिया, उससे आप हमारा जो समुद्री भोजन है झींगा, ये जो है वो 40% महंगा हो जाएगा अमेरिका में। आप इसके बाद देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 14.39% हो जाएगा महंगा, और मशीनें जो है 7.10% महंगी हो जाएंगी। इसका अल्टरनेट आप क्या निकालेंगे? यदि वहां नहीं बिकेंगी और आप विश्व में नया बाजार नहीं खोज पाए, तो जो हमारे कारखाने हैं उनमें भी और मंदी आएगी, तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले को पकड़ना पड़ेगा, मेरा इतना ही कहना है। और ये सब चीजें प्लानिंग की बात है और इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए और राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। ईमानदारी से दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार रहे, जो भी प्लानिंग कमीशन में रहे, वो अपने स्वार्थों के बजाय समाज के, देश के और राष्ट्र के स्वार्थों के बारे में जब योजनाएं बनाने लगेगा तो ये सब कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद।